एक ही स्टेट के दो अलग अलग चेहरे, एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, साफ शहर, बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स, बूमिंग इकोनॉमी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं दूसरी ओर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब सड़कें, सूखा, रेलवे लाइंस का ना होना और बढ़ता माइग्रेशन। आखिर क्यों मध्य प्रदेश का वेस्टर्न रीजन इतना डेवलप हो गया और ईस्टर्न रीजन आज भी डेवलपमेंट के नाम पर निगलेक्ट होता आ रहा है? आखिर कब तक मॉडर्नाइजेशन, मेट्रो ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ भोपाल और इंदौर को डेवलपमेंट का सपोर्ट मिलेगा? और आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश के ईस्टर्न रीजन आज इतने पीछे रह गए हैं? आज हम अनकवर करेंगे इसका रियल कॉज क्या है, यहाँ की ज्योग्राफी, पब्लिक अनअवेयरनेस या पॉलिटिक्स। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसमें आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आइए सबसे पहले कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। आज मध्य प्रदेश का वेस्टर्न रीजन पूरे स्टेट की जीडीपी में 70% का कंट्रीब्यूशन करता है और अकेले इंदौर की पर कैपिटा इनकम 2.4 लाख रुपए है, जबकि ईस्टर्न रीजन के रीवा जैसे शहर की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1.1 लाख रुपए है। स्टेट की 80% इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आती हैं, जैसे इंदौर, पीथमपुर, देवास और मालनपुर। वेस्टर्न रीजन में कैश क्रॉप्स जैसे सोयाबीन और कॉटन का लार्ज प्रोडक्शन होता है, जबकि ईस्टर्न रीजन में व्हीट और पल्सेस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण दोनों रीजन के किसानों की इनकम में एक मेजर गैप देखने को मिलता है। जहां वेस्टर्न मध्य प्रदेश के किसानों की एवरेज इनकम 1.8 लाख रुपए पर ईयर है, वहीं ईस्टर्न मध्य प्रदेश के किसानों की एवरेज इनकम 48,000 रुपए सालाना है। इनके लैंड होल्डिंग साइज में भी काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश के किसानों के पास एवरेज 2.5 हेक्टेयर जमीन है, जो फर्टाइल और कंसोलिडेटेड है। वहीं ईस्टर्न मध्य प्रदेश के किसानों के पास एवरेज 1.2 हेक्टेयर जमीन है, जो पथरीली है। इरिगेशन के मामले में वेस्टर्न एमपी के पास मेजर डैम्स और वाटर बॉडीज हैं, जैसे इंदिरा सागर डैम, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम और ओमकारेश्वर परियोजना, और इसलिए यहाँ का 85% फार्मलैंड इरिगेटेड है, जबकि ईस्टर्न एमपी का सिर्फ 28% फार्मलैंड इरिगेटेड है, जो ज्यादातर मानसून पर डिपेंड करता है, और इसलिए यहाँ की लगभग 60% क्रॉप्स ड्राई ईयर में खराब हो जाती है। वेस्टर्न रीजन के रैपिड डेवलपमेंट में यहाँ की ज्योग्राफी ने भी काफी सपोर्टिंग रोल निभाया है। मालवा प्लेट्यू स्टेट का 28% एरिया कवर करता है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास और रतलाम जैसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और शायद आपको पता होगा कि इस पूरे एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसका फायदा यहाँ के एग्रीकल्चर को मिलता है। यहाँ का क्लाइमेट टेम्परेट रहता है और एवरेज 75 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। मालवा प्लेट्यू का टेरेन फ्लैट होने के कारण यहाँ रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आसान हो गया, जबकि इसके अपोजिट ईस्टर्न रीजन काफी चट्टानी है, जिसके कारण यहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट में आज भी रेलवे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आज इंदौर और भोपाल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के थ्रू सीधे दिल्ली और मुंबई से कनेक्टेड है, जिससे इनके बीच ट्रांसपोर्ट आसान हो जाता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ मेजर रेलवे जंक्शंस हैं, जो इस रीजन को इंडिया के बड़े शहरों से कनेक्ट करते हैं। और अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो मध्य प्रदेश के 2 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर और भोपाल में ही है, जबकि ईस्टर्न एमपी के जबलपुर और रीवा में एयरपोर्ट तो हैं, लेकिन इनसे बड़े शहरों को कनेक्ट नहीं किया गया। आज वेस्टर्न मध्य प्रदेश टूरिज्म का पावर हाउस बन चुका है। रिलीजियस टूरिज्म से लेकर हेरिटेज और फेस्टिवल तक करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट होता है। लास्ट ईयर उज्जैन महाकाल लोक प्रोजेक्ट ने मिलियंस ऑफ विजिटर्स को अट्रैक्ट किया था। मांडू फेस्टिवल, इंदौर फूड फेस्टिवल और महेश्वर घाट सोशल मीडिया और फिल्मिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशंस बन चुके हैं। इंदौर के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, होटल चेन्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजिली अवेलेबल है, जो टूरिस्ट एक्सपीरियंस को और आसान बनाती है। ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न मध्य प्रदेश के पास पोटेंशियल तो है, लेकिन स्टिल इसे टूरिज्म डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर है अमरकंटक, द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, जो स्पिरिचुअल और इको टूरिज्म का जेम है, बट फिर भी यहाँ बेसिक फैसिलिटीज की काफी नीड है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इंडिया के टॉप टाइगर रिजर्व्स में से एक है, बट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और लो ब्रांडिंग के कारण इसका एक्सेस काफी वीक पड़ जाता है। और फिर आता है चित्रकूट, जिसे रामायण से लिंक किया जाता है। यहाँ पर भी लो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और इसी कारण यहाँ टूरिस्ट आते तो हैं, लेकिन फैसिलिटीज की कमी की वजह से वो यहाँ दोबारा वापस नहीं आते। इसके लिए गवर्नमेंट को ईस्टर्न एमपी की टूरिस्ट साइट्स की ब्रांडिंग और प्रमोशंस करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भोपाल और मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल इंदौर दोनों ही वेस्टर्न रीजन में आते हैं, और ज्यादातर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज भी इन्हीं रीजन से बिलोंग करती है। बजट एलोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स ज्यादातर इंदौर और भोपाल रीजन को ही डेडिकेटेड होती हैं, और ईस्टर्न मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की डिमांड्स को लाडली बहना योजना जैसी स्कीम्स के थ्रू डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज इसलिए ईस्टर्न मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट का एग्जीक्यूशन बहुत वीक है। यहाँ रोड्स, स्कूल या हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट या तो डिले होते हैं या इलेक्शन के टाइम पर जल्दबाजी में
पुअर क्वालिटी के बना दिए जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो अटेंशन वेस्टर्न मध्य प्रदेश को मिलता है वैसा ईस्टर्न मध्य प्रदेश को कभी नहीं मिला। और सिर्फ यही नहीं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या वुमेन लिटरेसी की बात हो, हर जगह ईस्टर्न मध्य प्रदेश पीछे है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सिर्फ 29% वुमेन ने 10th तक अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, जबकि इसका नेशनल एवरेज 41% है। और आज मध्य प्रदेश के हर 10 में से 6 बच्चे बेटर एजुकेशन के लिए इंदौर या भोपाल जैसे बड़े शहरों की तरफ देखते हैं। आज पन्ना, सिंगरौली और सीधी जैसे रीजन्स मिनरल रिच हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। इसका रीजन लोकल लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जॉब्स नहीं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस अनफेयर डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका सोल्यूशन क्या है? क्या मध्य प्रदेश को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर देना चाहिए या सिर्फ गवर्नेंस बेटर करने से काम चल जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।